हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे तो कुछ बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, माइक बंद हो गया था हमारा। उस चीज को समझा देते हैं एक बार, फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। हम लोग शुरुआत किए थे लेसन की किससे? द्रव्य से। द्रव्य तुमने पूरा बता दिया था, उसको लिखा भी दिया था, लेकिन द्रव्य की प्रकृति जब बता रहे थे तो उस समय माइक थोड़ा सा हमारा ऑफ हो गया था। तो द्रव्य की प्रकृति क्या है, द्रव्य के लक्षण जिसको कहते हैं कि कोई चीज द्रव्य है तो उसके लक्षण क्या है। तो द्रव्य की लक्षण हमने कितने लिखाया था लल्ला? द्रव्य के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये कहता है कि अगर कोई चीज द्रव्य है तो द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है। अगर कोई भी इस धरती पर द्रव्य होगा तो वह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। यह लक्षण क्यों दिए गए? क्योंकि लोग प्रकाश को द्रव्य मानने से क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे कि हम नहीं मानेंगे कि प्रकाश द्रव्य है। ऐसा लोगों ने बताया कि अच्छा तो समझते हैं ऐसे। तो कोई भी चीज अगर द्रव्य होगा, मैटर होगा, तो जरूर वह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। तो और जितना स्थान घेरेगा वह उसका क्या कहलाता है? आयतन। जैसे यह बोर्ड है, कहते हैं कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य जो जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और अगर कोई द्रव्य आयतन रखता है यानी स्थान घेरता है, यदि कोई पदार्थ, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। हवा स्थान घेरती है, ईंट स्थान घेरता है, पृथ्वी स्थान घेरता है। क्या लगता है प्रकाश स्थान घेरता है? नहीं, प्रकाश स्थान नहीं घेर सकता, इसलिए प्रकाश द्रव्य नहीं है। पहली कंडीशन को फिल कर गया। दूसरी कंडीशन क्या हमने बताया था? द्रव्य में जड़त्व होता है। द्रव्य में क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज विराम में है तो विराम में रहेगी। अगर कोई भी पदार्थ अगर गति अवस्था में वस्तु तो वो क्या किस में रहेगी? गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर हम बाह्य बल न लगाएं। जैसे यह बोर्ड अगर विराम में है, अगर हमें इसे हिलाना है तो हम बाह्य बल लगाएंगे। अगर ये खूब हिल रहा है तेजी से, रोकना तो हम क्या लगाएंगे? बाह्य बल लगाएंगे। हवा नहीं बह रही है, पंखा चला देंगे, बहने लगेगा। और हवा कमरे में तेजी से प्रवेश कर रहा है तो दरवाजा सब बंद कर देंगे, हवा क्या हो जाएगी? रुक जाएगी घर कमरे में आने से। तो इसका यह मतलब है कि हम कोई भी वस्तु गति में है तो उसको विराम में, और विराम में है तो गति में करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगर कोई भी चीज द्रव्य होगा लल्ला, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ अगर द्रव्य होगा तो वह जड़त्व के नियम का पालन जरूर करेगा। लेकिन क्या प्रकाश के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? प्रकाश को गति में ला सकते हैं, विराम में रोक ला सकते हैं क्या? प्रकाश को न तो गति में ला सकते हैं। मान लेते हैं प्रकाश धीमे धीमे यहां जा रहा है, तो प्रकाश को क्या ऐसे हम ढकेल के पहुंचा सकते हैं वहां पर? अब बहुत तेजी से जा रहा है तो क्या पकड़ कैसे ढकेल सकते हैं? संभव है? नहीं। यानी कि प्रकाश में जड़त्व का नियम लागू नहीं होता, तो प्रकाश में जड़त्व नहीं होता। फिर इसके बाद हमने बताया तीसरा नंबर, द्रव्य में क्या होता है लल्ला? द्रव्य में सर जी गुरुत्वाकर्षण होता है। द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो वह कहां आएगी? घूमकर नीचे ही आएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन करता है तो वह वस्तु क्या है? द्रव्य है। हवा में फेंकेंगे गुब्बारे को, हवा, गुब्बारा, पृथ्वी या सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण के नियम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर हम टॉर्च को, लाइट को ऊपर करके ऐसे जलाएं तो क्या लगता है लाइट का प्रकाश ऐसे मुड़कर नीचे आ जाएगा? संभव है? नहीं आएगा। यानी प्रकाश में गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, इसलिए प्रकाश द्रव्य नहीं है। यह 3 लक्षण है किसी भी वस्तु का द्रव्य होना: स्थान घेरना, जड़त्व होना और गुरुत्वाकर्षण का होना। अगर इन नियमों का पालन करे तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। इसके बाद हमने बताया क्या तुम लोगों को? द्रव्य के प्रकार हमने लिखा है कल, द्रव्य के प्रकार। तो हमने बताया कि द्रव्य को उसके गुणधर्म के आधार पर, किसके? भौतिक गुण के आधार पर। द्रव्य को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5, ये च है, 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया है। रासायनिक गुण के आधार पर नहीं, किस आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर। पहला नंबर था क्या चीज लल्ला?
ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। और पांचवा नंबर होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आ जाते हैं इस बोर्ड की तरफ, देखते हैं ध्यान से एक एक बातों को। ठोस किसे कहते हैं? यह जो पांचों प्रकार हैं द्रव्य के भौतिक गुण के आधार पर बांटा गया, ठीक है। कहेंगे ठोस किसे कहेंगे? प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, नहीं बदलेगा, हमेशा तय रहेगा। जैसे मार्कर कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और 4 वर्ष बाद भी ऐसा ही रहेगा। इसमें आकार में अपने आप कमी या बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, तो यह निश्चित है। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, स्टैंड, बोर्ड, लकड़ी, बेंच, घर आदि, ठीक है। अब कहेंगे द्रव, कहेंगे प्राकृतिक में पाया जाने वाला ऐसा, प्राकृतिक में पाया जाने वाला ऐसा द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? पानी लेते हैं 1 लीटर, पानी 1 लीटर बोतल में भरेंगे, कैसा बन जाएगा बच्चा? बोतल जैसा। आयतन कितना है? 1 लीटर। उसी 1 लीटर पानी को अगर हम लोटा में भरेंगे तो क्या पानी 2 लीटर हो जाएगा? पानी 1 लीटर रहेगा, लेकिन हो कैसा जाएगा? लोटा के जैसा बन जाएगा, आकार लोटा जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? अब अगर इसी पानी को ग्लास में भरोगे तो कैसा बन जाएगा लल्ला? ग्लास जैसा बन जाएगा, लेकिन आयतन कितना रहेगा? 1 ही लीटर। तो कहने का आशय है कि ऐसा द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार क्या हो लल्ला? अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अरे सॉरी, द्रव कहते हैं। द्रव पर ट्रिक लगा रहे हैं, गैस बोल रहे हैं, द्रव कहते हैं। अब अगला नंबर बारी किसकी आ रही है लल्ला? गैस की। गैस किसे कहा जाए? अब समझो जी, अगर हवा को हम गुब्बारे में भरेंगे, गुब्बारे में भरेंगे तो हवा का आकार कैसा हो जाएगा? गुब्बारे जैसा हो जाएगा। इतनी सारी हवा को हमने गुब्बारे में इतना भर दिया तो आयतन भी तो बदला, आकार भी बदला, और क्या बदला? आयतन। इस गुब्बारे को फट से फोड़ेंगे, जैसे ही फोड़ेंगे छिटा जाएगा, हवा क्या इतने दूरी तक रहेगी? यह हवा पूरे कमरे में क्या होगी? फैल जाएगी। आयतन उसका बढ़ गया और आकार भी क्या हो गया? बदल गया। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। तो वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते लल्ला? गैस कहते। दोनों ही अनिश्चित होंगे, उसे गैस कहा जाएगा। मामला समझ में आया? अब बात आई सर जी प्लाज्मा। कल हमने इसके भी बारे में बता दिया था, लेकिन केवल एक ही लड़की पढ़ने आए थे, बाकी तो गायब हो गए थे सभी। प्लाज्मा किसे कहते हैं बताएंगे? तोता बता बच्चा। हाँ, केवल इतना बोलेंगे, 2 पदार्थ नहीं, क्या बोलेंगे? ऊर्जा और गैस से मिलकर बना। 2 पदार्थ हमने कब लिखवा दिया? अपने से जोड़ दिया। 2 पदार्थ हो तो कोई भी हो जाएगा ना। देखो, प्लाज्मा किसे कहा जाएगा? तो कहेंगे प्राकृतिक में पाए जाने वाला, सुन लो ध्यान से, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, मिटाकर पूरा क्लीन करके समझाते हैं ना, क्योंकि इतना तो 3 तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चौथे के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। प्लाज्मा, प्लाज्मा किसे कहते हैं? कहा जाएगा कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, वह द्रव्य जिसका जो ऊर्जा और गैस से मिलकर बना हो,
प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जो किससे मिलकर बनाओ, ऊर्जा और गैस से मिलकर बनाओ, उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्लाज्मा कहते हैं। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है तो ठीक है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मामला समझ में आया। अब जैसे प्लाज्मा को हम लोग देख तो लेते हैं जी, ये किससे मिलकर बात की जा रही है, ऊर्जा प्लस गैस से। प्लाज्मा को हम अपनी आंखों से तो देखते हैं, लेकिन यह धरती पर रह ही नहीं सकती, यह धरती पर उपस्थित ही नहीं, अस्थिर होती है। अब कारण समझाते हैं। जैसे देखे होगे कि कोई पेड़ होता है और इसको बारिश के समय पर बिजली आकर, जैसे ही बिजली आती है ऊपर से और मारी, यह पेड़ बीच में से बेचारा क्या हो गया, फट कर ऐसे इधर टहनी इसका छिटा गया, इधर निकल गया, और इसकी टहनी छिटा के इधर निकल गई, ऐसे फट गया पेड़ बेचारा। तो जाते हम जब वहां पे ढूंढने, तो क्या यह जो बिजली का जो ऊपर ऐसे आई थी, यह बिजली क्या कहीं धंसी हुई दिखाई देती है, नहीं। जब दो वायर शॉर्ट करता है तो आग के बड़े बड़े गोले गिरते हैं। जब करंट के दो वायर को शॉर्ट कराया जाता है तो आग के बड़े बड़े क्या गिरते हैं, गोले। तो वहां पर जाकर कुछ ढूंढते तो बाद में क्या ढूंढा जैसा ढंगराया हुआ कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। अरे वहां पर देखोगे गिर रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, गिर रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, दिखाई नहीं देगा। तो गया कहां, हुआ क्या, हुआ दरअसल ये कि बिजली जो पेड़ को मारी, उसके बाद वो गायब हो जाती, दिखती नहीं है। आदमी को बिजली मारती है, वो गायब फिर दिखती नहीं है। आग के गोले जो गिरते हैं वो बाद में गिर तो जाते हैं, लेकिन बाद में दिखाई नहीं देते चिंगारी के बाद। तो ये जाते कहां, ये सारा का सारा प्लाज्मा है। किससे मिलकर बना है, ऊर्जा और गैस से। जैसे यह धरती से टकराते हैं, टकराने के बाद इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त। ऊर्जा क्या हो गई, खत्म। ऊर्जा खत्म तो बचा क्या, क्या गैस हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, हवा में गायब हो जाता है। कुछ देखोगे बिजली आकाश में ही रुक जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो जिसकी जितनी ऊर्जा होती है वो उतने दूरी तक ट्रेवल करती है, उसके बाद वो क्या करती है, समाप्त हो जाती है। और जिसमें हाइयर एकदम एनर्जी होती है वो पृथ्वी तक लगातार आती है। पृथ्वी पर आने का मतलब ही तो है बच्चा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पालन कर रही है। यह द्रव्य के प्रकार द्रव्य है ना प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा द्रव्य नहीं होता तो क्या वो बिजली नीचे गिरती, क्या आग के गोले वो नीचे गिरते, नहीं। यानी गिर रहा है नीचे वो आग का गोला जो चिंगारी के बाद, और बिजली नीचे आ रही है, इसका साफ साफ मतलब है कि वह द्रव्य का लक्षण क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। और जड़त्व का भी नियम पालन कर रहा है। जब टकरा रहा है पेड़ से तो अपनी गति का विरोध कर, जिसके कारण पेड़ की पूरा क्या हो जाता है, फट जाता है एनर्जी के कारण। यानी कि जड़त्व का भी नियम पालन कर रहा है। तो इसका साफ साफ आशय है कि प्लाज्मा क्या है लल्ला, द्रव्य है। और सबसे बड़ा प्लाज्मा हम लोग डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, वह कौन है भैया, सूरज। सूरज किससे किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। इसी का आग का गोला है गैसों का, इसीलिए सूरज को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है ना, वो गैसों के आग का गोला एक तरीके से कह सकते, गैस का है। और बाकी धरती पर प्लाज्मा उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि धरती पाते उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त, और गैस बचेगा जो दिखाई नहीं देगा। तो परिभाषा सुन लो, समझ लो। एग्जाम्पल कहेंगे कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य जो ऊर्जा तथा गैस से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे बिजली, चिंगारी, सूरज आदि। सूरज हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का, अब तक का यहाँ पे जितना हम देखे हैं, अब तक इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा क्या है, प्लाज्मा है, जिसे हम डेली क्या करते हैं भैया, देखते हैं। बातें इतनी लल्ला समझ में आ गई। ये प्लाज्मा की बातें पूरी क्या होती है, यहाँ पर समाप्त होती है। अब बारी आती है किसकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, जिसकी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी आई थिंक। तो अब इतना हम लोग लिखते हैं बोस। अगले हेडिंग लिखो 5वीं नंबर, आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC के भी नाम से क्या किया जाता है, अरे इस नाम से जाना जाता है। हेडिंग लिखो फटाफट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह द्रव्य का 5वां प्रकार है।
एक नया प्रकार खोजा गया। इसका नाम दो लोगों के नाम पर पड़ा है, एक भारत के वैज्ञानिक हैं और एक कहां के हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन और एक कौन है हमारे, सत्येंद्र दास बोस। और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से बनाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट की लंबी चौड़ी इतिहास है, वो 11th में लिखाया बताया जाएगा, कहां खोजा गया, कैसे इनकी रिसर्च हुई, किस प्रकार से हुआ, वो लंबा चौड़ा इतिहास है। अभी तुम्हें बस इतना सा जानना है कि जब किसी गैस, पहले तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पहले कहा जाता था क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस। क्वांटम, उल्टा THEROY थ्योरी, सही तो लिखे थे, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, यह पूरा नाम हुआ करता था इसका। पहले कहा जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूरा नाम क्या है, क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस है। इसकी खोज जो करने वाले हैं वह सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन्होंने एक गैस को, गैस लिया, उस गैस को बहुत ही कम ताप, लगभग जीरो जीरो कैल्विन, या ओके नहीं लिखा गया है, ये जीरो के फॉर कैल्विन, जीरो कैल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, समझ लो जीरो पर तो हो जाता है, बर्फ जम जाती है। लद्दाख उद्दाख कश्मीर वगैरह में -40-50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर, आदमी कटकटा जाता है वहां पर। यह -273 डिग्री है। जब किसी गैस को, जब किसी गैस को जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम ठंडा करते हैं तो वह गैस अपनी पूरी ऊर्जा क्या करता है, खो देता है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं रह जाती है। और वह एक, देखो जब ऊर्जा खत्म हो गया तब उसके मालिक्यूल्स को अलग अलग करना चाहे तो क्या अलग अलग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो अपनी पूरी ऊर्जा खो देता है और उनके कणों को हम एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते, तो जिससे हमें द्रव्य की एक पांचवी अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, कहा जाएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूरा नाम क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस है। ठीक है, इस सिद्धांत में सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक गैस को बहुत ही कम ताप, जीरो केल्विन या -273 पर ठंडा किया। ठंडा करके, ठंडा जब किया तो यह पता कर, जब ठंडा किया तो यह पता लगा कि वह गैस अपनी पूरी ऊर्जा क्या कर दिया है, खो दिया है, और उनके कणों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो वह जो अवस्था प्राप्त हुई है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यानी कि वह जो एटम है, वह जो एटम है अपने सुपर अवस्था में पहुंच गया, सुपर एटम के भी नाम से जाना जाता है। इस एटम के नाम से जाना जाएगा सुपर एटम, उसको एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। चलो लिखा जाए, देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूरा नाम, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूरा नाम, पूरा नाम क्वांटम थियरी ऑफ द, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। आइडियल गैस है। इस सिद्धांत की खोज, इस सिद्धांत की खोज सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इस सिद्धांत की खोज सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था।
सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इनके अनुसार इस सिद्धांत की खोज सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इनके अनुसार, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखना, यहां से आप कामा इन्वर्टेड कामा में उन्होंने क्या बताया तो उस बात को जानना है यहाँ पर है। ये तो इतनी बातें हो गई कि बीईसी को पूरा पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, तो पूरा पहले किस नाम से जाना जाता था, क्वांटम थ्योरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के नाम से पहले हम जानते थे इसको। बाद में लोगों ने इसको सत्येंद्र दास बोस यानी बीईसी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन थे। क्या कहा इन्होंने? लिखो कमेंट में। जब किसी गैस को जब किसी गैस को बहुत ही कम ताप जब किसी गैस को बहुत ही कम ताप 0 केल्विन या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो वह गैस अपनी ऊर्जा खो देता है। वह गैस अपनी ऊर्जा खो देता है और उसके कणों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जिससे हमें द्रव्य की पांचवी अवस्था, उसके कणों को एक दूसरे से, लिखो बच्चा कहां बैठे हो तुम, उसके कणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जिससे हमें द्रव्य की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। जिससे हमें द्रव्य की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? प्राप्त होता है। हो गया? बातें समझ में आ गई? कामा नोटेड कामा बंद कर दो, नोटेड कामा बंद कर दो। मामला समझ आ गया बच्चा? अब किसी को इतना ठंडा कर देंगे उसके कणों को हम अलग करना चाहें तो वो अलग नहीं हो पाएगा, वो अपनी ऊर्जा पूरी खो देगा, जिससे हमें द्रव्य की पांचवी अवस्था मिल जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कण किस अवस्था पहुंच जाता है? सुपर एटम के नाम से जाना हुआ। जो कण होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? सुपर एटम के नाम से जाने जाते हैं। इस बात को जानते रहने की बातें हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अभी तक काल्पनिक है, क्योंकि कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो इस ताप तक पहुंची हो। अभी कोई भी ऐसी गैस नहीं जो इस ताप तक पहुंची हो। इसके करीब पहुंचने वाली हाइड्रोजन और कौन है? हीलियम है, जो 267 डिग्री सेल्सियस ताप के करीब पहुंची है। ठीक है ना? 267 -267 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंची है।
हीलियम गैस, और तभी वह द्रव में बदल गई है। तब तक वह किसमें बदल गई है? द्रव में बदल गई है। अभी तक कोई भी गैस -273 में भी कंप्लीटली तरीके से नहीं पहुंची, और जब -273 पर पहुंचेगी तब जाकर वह किस में बदलेगा? सुपर एटम में बदलेगा, यानी बीईसी में बदलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से यह अभी काल्पनिक थ्योरी है और दी गई है, और एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी किया जा रहा है इस पर प्रयास लगातार, और इसकी रिसर्च सामने आएगी कुछ समय के बाद। ये द्रव्य के बारे में, द्रव्य के जितने प्रकार थे, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। इसमें कोई समस्या किसी को है तो बताओ पहले। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीईसी के बाद, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, द्रवणांक, इसको पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ा जाएगा विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबर विलयन। पहला लेसन काफी ठीक ठाक लंबा चौड़ा हम लोगों का है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में? जो हम लोगों ने पढ़ा ठोस, द्रव, गैस। अब इसको गलाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, खौलाया जाएगा, जमाया जाएगा, ठीक है। तो उस क्रियाओं को क्या क्या कहते हैं? गलनांक कब होता है, किसे कहते हैं? सुन लो ध्यान से। कहेंगे कि वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर, यानी कि प्रेशर ज्यादा कम अधिक होता हो, वायुमंडल कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, टेम्परेचर हमेशा, ये बच्चा अगर आज ये मार्कर मान लेते 50 डिग्री पर पिघल रहा है, तो कल क्या 150 पिघलेगा या कल 5 पर पिघल जाएगा? नहीं, यह लगातार कितना पिघलना चाहिए? हमेशा और हमेशा 50 पर ही, सदैव। इसको मानक ताप कहेंगे। वायुमंडल के मानक ताप पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। जिस ताप पर बदलेगा उसी ताप को हम क्या कहेंगे लल्ला? गलनांक कह देते हैं। सीधी सीधी परिभाषा कहने का आशा तो ऐसे हो जाता है कि कोई ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? गलनांक। लेकिन थोड़ा सा शुद्ध तरीके से पढ़ना है, वायुमंडल के मानक दाब को लेते हुए, ठीक है ना। चलो परिभाषा लिखो। वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर तथा जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर, पहला दाब है, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह उसका गलनांक कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है बच्चा? गलनांक कहलाता है। मामला समझ में आया? वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? गलनांक कहते हैं। चलो देख लो बच्चा क्या होगा कैसे। यही है गलनांक, यह जो टी है क्या है? गलनांक है। अब हम मान लेते हैं कोई पदार्थ है, सपोज दैट हम मान लेते हैं लोहा है, ए है, ए किस में बदल रहा है? बी में। तो यह ठोस से किस में बदला? गैस में। किस ताप पर बदल रहा है बच्चा? तो टेम्परेचर लग रहा है 300 डिग्री सेल्सियस। अरे गैस क्यों लिख दिया जी? द्रव ना, ठोस किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ए का गलनांक कितना होगा? ए का गलनांक कितना होगा? ए से ए ही बनेगा और द्रव में बदल गया। बताओ गलनांक कितना हो जाएगा ए का? 300 डिग्री सेल्सियस। ए पहले ठोस था, पिघलकर द्रव में ए बदल गया। लोहा पहले ठोस था, पिघलकर लिक्विड लोहा बदल गया।
तो उसमें कितने पर बदला, मान लेते 3000 पर, तो उसका गलनांक कितना कहलाएगा 3000, और यह बदला 300 पर, तो गलनांक कितना कहलाएगा 300। उतार लो। तो जिस ताप पर ठोस से द्रव में बदलेगा उसी ताप को हम उसका गलनांक कह देंगे। मामला समझ आया? उतार लो इतना आज के लिए।